अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम। और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो किस किस तरह होती हैं और किस तरह हम इनको कंपैरेटिवली एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे इसके ऊपर हम बात करते हैं जी। इससे पहले कि हम आगे जाएँ, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो अगर हम इस बात को देखें कि सबसे पहले जो मोस्ट फेमस इस वक्त दुनिया के अंदर चल रहा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी जनाब ना गवर्नमेंट की एक शक्ल है जिसके अंदर जो लोग हैं वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको वो अलाउ करते हैं, उनको ये पावर देते हैं कि वो जनाब ना अपनी एक ख़ास पॉपुलेशन के ऊपर, एक ख़ास जगह के ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर वो अपना रूल कर सकें। वो लेजिस्लेट करते हैं, वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं और उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो उनसे डेविएट करता है उनके जनाब जितने भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके मुताबिक वो अपना काम करने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस वक्त मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ गवर्नमेंट समझा जाता है। ये अमेरिकन फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी है वो इसके साथ कैपिटलिज्म के साथ लिंक करके वो पूरी दुनिया के अंदर इसको फैलाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये बात हमें बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि इस्लामिक डेमोक्रेसी में और वेस्टर्न डेमोक्रेसी में या अमेरिकन डेमोक्रेसी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क मौजूद है। इस्लामिक डेमोक्रेसी के अंदर हम ना ये कंसीडर किया जाता है कि जो लोग जानते हैं कि रूलर कैसा होना चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जिनको पता होगा कि यार ये जो पॉलिसी बनाने वाले लोग होते हैं ये कैसे होते हैं, या जिनके पास इल्म होगा कि अगर कोई गलत पॉलिसी बनेगी तो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उसका कितना नुकसान हो सकता है, तो ये वाली जो सारी बातें जो लोग जानते होंगे वही एक अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे। हर बंदा जो है ना वो अपना लीडर सिलेक्ट नहीं करता। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है इन कंट्रास्ट वो ये देखती है कि ना पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें हर एक बंदे के पास एक वोट होगा, वो अपनी राय के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक जिसको चाहे वो सिलेक्ट करना चाहे वो जनाब ना कर सकता है। ये डेमोक्रेसी है। इसके बाद है जनाब मोनार्की। मोनार्की इस वक्त दुनिया की तकरीबन 44 स्टेट्स मौजूद हैं जहाँ के ऊपर ना जहाँ पे ये सारा जो है ना वो मोनार्क्स का सिस्टम चल रहा है। मोनार्क्स होते हैं कि एक बादशाह है, उसने जनाब ने एक स्टेट इस्टेब्लिश की थी, एक एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। तो वहाँ के जो लोग हैं ना उस बादशाह को मानते हैं। अब उसकी नस्ल से आने वाला या उसका जो वारिस होगा वही अगला बादशाह होगा। उसके अंदर कोई किसी दूसरी किस्म की जनाब ना सिचुएशन या वो ओपिनियन कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। तो वो जैसे भी होंगे वो मोनार्क्स ही चलेंगे। जैसे ये जो क्वींस हैं ये मोनार्क्स हैं और जापान की मोनार्की है, ये वो वाला सिस्टम है जिसमें मोनार्की का, और इसके बाद कुछ पावर्स होती हैं, वो अपनी पावर्स को एब्सोल्युटली इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। तो इसके बाद है जनाब डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान तो बड़ा, पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है उनको तो इसके बारे में काफ़ी हद तक अंदाज़ा है, पता है। डिक्टेटर एक बंदा होता है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है और वो अपनी उन पावर्स को इस्तेमाल करके पूरी जो स्टेट है ना उसके ऊपर रूल करता है। और ये बड़ा फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। और मार्शल लॉज जितने भी लगाए गए ये सारे डिक्टेटर्स ने लगाए गए। एक बंदे के हाथ में पावर है, वो जिसको चाहे जिस किस्म की चाहे जनाब ना सज़ाएँ दे, जिस किस्म की चाहे पॉलिसीज़ बना दे, जो उसको अपनी समझ के ऊपर आती है चीज़ें वही जनाब ना वो करता है। और इसके ऊपर कोई दूसरा बंदा ऑप्शन देने की काबिलियत भी नहीं रखता। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। इसके बाद है जी कि टोटलिटेरियनिज़म। टोटलिटेरियनिज़म असल में एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो टोटल कंट्रोल होता है सिटीजन्स के ऊपर, उनकी इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर, उनकी पर्सनल अफेयर्स के ऊपर, वो सारा स्टेट का उनका जो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट होता है। जैसे स्टेट चाहती है वैसा ही उनके ऊपर रूल किया जाता है और जैसे स्टेट चाहती है वैसा उनसे रिस्पॉन्स लेना पसंद करती है वो। इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं होता। इसके बाद है ओलिगार्की। ओलिगार्की के अंदर सब जो ग्रुप्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो पूरी स्टेट के ऊपर रूल करते हैं और वही बार बार रूल कर रहे होते हैं। या उन जैसे ब्यूरोक्रेटिक फैमिलीज हों, तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स या पूरी दुनिया की जितने भी किसी भी एक स्टेट के जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें से जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वही स्टेट के ऊपर सिर्फ रूल करे, बाकी जितने भी स्टेट है उनकी रिप्रेजेंटेशन हो ही ना, जैसा ब्यूरोक्रेट्स चाहें। इसको हम ओलिगार्की के अंदर कंसीडर करेंगे कि पावर जनाब ना कुछ थोड़े से लोग होते हैं जिनके ऊपर जिन तक मुहिम वो रहती है, महदूद रहती है,
उसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकते वो। इसके बाद है टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी की टर्म्स हम अक्सर सुनते हैं जब इलेक्शन, ये जो 5 साल का दौर ख़त्म होता है तो उसके बाद कुछ 2-3 महीने के लिए ना इंटरिम गवर्नमेंट्स आती हैं, तो हम कहते हैं जी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ गई है, टेक्नोक्रेट्स लगाते हैं वो। असल में टेक्नोक्रेट्स ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं। मसलन जो इकोनॉमी का होगा वो जिसने बंदे ने इकोनॉमी चलानी होगी वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट होगा, जिस बंदे ने एडमिनिस्ट्रेशन चलानी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्ट होगा। तो ये वो वाले कुछ टेक्नोक्रेट्स होंगे जो स्टेट के अफेयर्स को चला रहे होंगे। हम इस किस्म की गवर्नमेंट को बोलते हैं टेक्नोक्रेसी। इसके अलावा थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी का मतलब होता है कि जो डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं, ऊपर जो गॉड के प्रिंसिपल्स हैं, उसने जो उसमें से वो वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो लोगों को बताए जाए और उसके मुताबिक रूल किया जाए। मतलब जो डिवाइन रेवलेशंस आ रही हैं, डिवाइन वो आ रही हैं, इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की, उनको लोगों को रूल करने की कोशिश की जाए, उनके ऊपर अपनी पावर को एक्सरसाइज किया जाए और ये बताया जाए कि सब कुछ जनाब, जैसे ये प्रीस्ट हुकूमत करते हैं, पॉप का कॉन्सेप्ट है, मुल्ला जनाब ने हुकूमत करना शुरू कर दें। हिंदुत्व आइडियोलॉजी वैसे डिवाइन तो नहीं है मगर ये इस किस्म की हम जो रिलीजन बेस्ड होगी उसको हम थियोक्रेसी बोलेंगे। उसके बाद अनार्की। अनार्की के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई भी गवर्नमेंट मौजूद ना हो और अगर वो वहाँ पे जो लॉलेसनेस की कंडीशन मौजूद हो, विद अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, अ स्टेट विदाउट गवर्नेंस, स्टेट विदाउट लॉ, स्टेट विद डिस्टर्ब्ड सिस्टम्स, उसको हम अनार्की बोलेंगे, जिसमें इस किस्म का सिस्टम मौजूद है। और अभी तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे स्टेट्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं जहाँ पे अनार्की की सूरत हाल है। जैसे यमन है, मतलब गवर्नमेंट ही कोई नहीं, आपस में लोग लड़ी जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे दूसरे लोगों के भी इंटरेस्ट होंगे, मगर ये एक हम एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड बंदे और जो मोनार्क्स रखे हुए होते हैं, जो उन स्टेट के होते हैं, वो अपनी पावर को शेयर कर लेते हैं। मतलब इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड बंदे जो होते हैं वो, और जो मोनार्क्स हैं वो लोगों के ऊपर रूल करेंगे और उनके जो रूल करने का तरीका होगा वो कुछ इस किस्म का होगा कि कुछ पावर्स एब्सोल्युटली मोनार्क तक होंगी और कुछ पावर्स जो होती है वो लेजिस्लेचर्स के पास होती हैं। लेजिस्लेटिव बॉडीज जितनी भी हैं उनको एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है। अब हम ये देखते हैं पाकिस्तान के अंदर 1947 के बाद दो ही किस्म की जनाब ना वो हुकूमतें आती रही हैं। एक जिसके अंदर इलेक्शन होता था, एक जिसमें नहीं होता, जिसमें अथॉरिटी है या डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान में इस वक्त 2008 के बाद जनाब ना थर्ड कंसेक्टिव गवर्नमेंट जा रही है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसीडर होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त जो सिस्टम मौजूद है वो मैच्योर नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात के अंदर हम मिलिट्री इंटरवेंशन को भी बोलते हैं। मतलब हम देखते हैं कि अगर आजकल कोरोना का इशू बना, कोरोना के इशू के अंदर भी हम देखते हैं कि जो मिलिट्री है ना वो अपना रोल प्ले करती है, तो जो सिविलियन डॉक्टर्स हैं वो किधर गए हैं। अगर हम फ्लड्स आ जाते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई जलजिला आ जाता है तो फिर वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके अंदर भी हम कहते हैं कि जनाब मिलिट्री को बुलाओ, मिलिट्री आके बंदे को निकालेगी और यहाँ के सारे इंतजामात वो करेगी। तो जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो किधर चली जाती है। अगर हम कहते हैं कि यार ना इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी जा रही है, सिविलियन गवर्नमेंट जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे काम और ये सब कुछ बातें, जबकि जो मार्शल लॉज थे जो वो 10-10 साल थे, डिक्टेटर्स के 10-10 साल थे, उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी, लोगों तक खुशहाली काफ़ी हद तक ज़्यादा थी। तो फिर हम देखते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट क्यों फेल होती हैं। अगर हम देखते हैं कि जी हमारे पास करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो फिर हम पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि यार ये जो पॉलिटिक्स हैं ये तो बड़े करप्ट लोग हैं, जबकि मिलिट्री के लोग जो हैं ना वो बड़े साफ़ सुथरे हैं और उनका जो काम करने का तरीका है उसके अंदर बड़ी शफाफियत है। तो असल में ये वो वाली सारी बातें, ये चाहे मिथ्स हैं चाहे ये रियलिटीज़ हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट, हम ये भी हम कंसिडर करते हैं कि यार जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें आती है उसके पीछे आर्मी होती है, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। मतलब ये वाली सारी वो हिडन रियलिटीज़ हैं जो कि हर बंदे को पता होती हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर से अगर हम एनालाइज करें तो पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो इतने मैच्योर नहीं है, इतना ज़्यादा उनका जो वो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है या जो वो माइंड्स हैं वो इतने ज़्यादा पॉलिसी मेकर्स के हिसाब से नहीं है। उसकी वजह प्रोसेस का ना चलना भी है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो रूल्स हैं वो ही नहीं है। जैसे भुट्टो साहब की ये कोशिश थी कि वो अब डेमोक्रेसी को प्रवेल करवाना शुरू करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके एक्शंस की वजह से या मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से उनको उतार दिया गया। तो
अभी तक हमारे पास ना पॉलिटिकल सिस्टम की उस किस्म की मैच्योरिटी ही नहीं है जिसकी बिना पर किसी भी स्टेट के अंदर वो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग आती है, जिसमें रूल ऑफ लॉ मेंटेन होता है, जिसके अंदर सोशल जो सिस्टम है वो बड़े स्ट्रांग होता है, जिसमें पार्लियामेंट जो है ना वो बड़ा अकाउंटेबल होता है और बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वो वाली सारी बातें हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस के सिस्टम को मैच्योर करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम की मेजोरिटी ना होना, जिसकी बहुत बड़ी वजह पॉलिटिकल जो रूल्स हैं उनका ही ना चलना है, तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो है ना वो सिस्टम उसकी वजह से सफ़र करता है। होपफुली आपको मेरी इन बातों की समझ आ गई हो कि अपनी सजेशन को कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर शामिल करें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन भी दूसरों लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।